So very good morning to all. Welcome to Excellency IAS. In this 70 days program that we are going to discuss about the Frederick Winslow Taylor, famously known as F.W. Taylor. His theory on the scientific management movement, it was the most accepted and it was very impactful. So let's explore the dimensions and what are the theoretical premises he put forwarded for the public administration, so that he had been rightly been regarded as the father of the scientific management movement. तो आज की इस क्लास में हम लोग F.W. टेलर के बारे में, टेलर्स प्रिंसिपल, टेलरियन थ्योरी के बारे में आज क्लास को पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे. नाउ ही वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. F.W. टेलर की बात है. सो बिफोर टू स्टार्ट द क्लास लेट्स फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव्स कि इस क्लास के बाद आप लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे. ना F.W. टेलर के बारे में इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे कि दैट ही इज द करियर पर्सपेक्टिव, दैट ही जॉइन द ऑर्गेनाइजेशंस एट द सॉफ्ट फ्लोर लेवल जहाँ पर एक्चुअल वर्क डन होता है. सो आज हम लोग सॉफ्ट फ्लोर लेवल के बारे में भी जानेंगे. उसके बाद जो साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट के जो कि प्रोडक्ट थे, तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, टू फाइंड आउट द रीजन्स फॉर द फेल्योर. तो टेलर की अपने एनालिसिस थे कि दैट क्या क्या रीजन्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल फेल्योर्स के बारे में, एंड उनके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी को डेवलप किया. तो कुछ रीजन्स ही हाईलाइटेड, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव्स एंड द इंसेंटिव अप्रोच, जिसको लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी भी बोलते हैं. सेकेंड इज द प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग, द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड फाइंड आउट दैट ही कम थ्रू, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग की समस्या के बारे में बताया. देन द रूल ऑफ थंब के बारे में उन्होंने डिस्कस करा. देन थर्ड दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स, कि उनकी थ्योरी किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. एंड देन टेक अप द कंपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी, कि उसकी थ्योरी में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. टाइम एंड मोशन स्टडी की बात करते हैं, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की बात करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करते हैं. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शंस और मेंटल रिवॉल्यूशंस. इस मेंटल रिवॉल्यूशंस को क्रक्स ऑफ द टेलर्स फिलॉसफी या टेलरियन थ्योरी कहा जाता है. सो ऑल दिस आफ्टर द क्लास यू वुड बी इन ए पोजीशन सो अंडरस्टैंड. सो कीप watching the video till the end so that you should not be left any of the concept, and it would be that is called helpful in the upcoming lectures as well. So let's start his class and his theory. This personality is known as F.W. Taylor, Frederick Winslow Taylor. तो थोड़ा बहुत करियर पर्सपेक्टिव की चर्चा करेंगे, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उतनी जरूरत नहीं है, बट स्टिल टू हैव ए फेमिलियरिटी लेट्स ड्रॉ सम द करियर पर्सपेक्टिव. He joined the organization at the soft floor level. Dear student, what do you mean by the soft floor level? Before to move ahead, let's typically revise कि जब भी हम लोग organizations की बात करते हैं, so traditionally इसको एक triangular shape से डिपिक्ट किया जाता है. ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, अभी इस तक बहुत सारे लोगों को याद हो गया होगा. Now in this organizational structure you will find कि there are level of organizations, that is something called the bottom level of organizations, है ना. there is something called bottom level of organization. Let me change the marker, right. So okay, so this is your organizations, and organizations में जो low level that is called bottom level of organizations, इसको हम लोग बोल सकते हैं that is called mid level of organizations, and इसको हम लोग बोल सकते हैं the top level of organizations, है ना generally. So the bottom level of organizations जहाँ पर actual work होता है ना, there called actual work is done. So actual work. So Taylor that he say this is a soft floor level. So what is this level is called? That is called soft floor level where actual work is done, है ना. So the actual work is done. So जो Taylor है he joined the organizations at the soft floor level, and आगे चल के वो चीफ इंजीनियर के पोस्ट तक पहुँचते हैं. द चीफ इंजीनियर ये ऑलमोस्ट उस टाइम के टॉप ऑफ द मैनेजमेंट, टॉप ऑफ द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो सॉफ्ट फ्लोर लेवल पे वो एक अप्रेंटिस के पोस्ट पे ज्वाइन करते, अप्रेंटिस, है ना, यू मस्ट रिमेंबर. सो टेलर के पास एक वाइडर पर्सपेक्टिव था. देयर वाज अ वेरी वाइडर पर्सपेक्टिव कि उनका एक्सपीरियंसेस एक बॉटम ऑफ हायरार्की से लेके टॉप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की तक था, कि एक्चुअली किस तरह से काम होता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड द बेसिस ऑफ हिज दिस द एक्सपीरियंसेस
हिज इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, उन्होंने अपनी थ्योरी को लिखा और दैट्स व्हाई द टेलर्स थ्योरी वाज वेरी रिफॉर्मिस्टिक इन कैरेक्टर, है ना। सो टेलर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे दैट ही जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशंस at the soft floor level that is called bottom of hierarchy where actual work is done, and after that he rose to the position of the chief engineer. So he has the experiences, that is he is bound with wide experiences. तो उनके जो थ्योरीज हैं इन्हीं एक्सपीरियंसेस का परस्यूट्स है। आगे चलेंगे कि प्राइमरीली हम लोग फोकस करेंगे पबैट में कि उनकी जो थ्योरीज है। सो टेलर के एनालिसिस थे, व्हाट इज दैट एनालिसिस, कि हम सभी देखे हैं कि दैट द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट लास्ट क्लास में जिन्होंने सब चीज में क्या बोला, देयर शैल बी द रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूल ऑफ थंब वाज द मेजर प्रॉब्लम। सो रूल ऑफ थंब का सॉल्यूशन क्या है, इट इज द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन व्हाट इज द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाउ, सो ऑल दीज थिंकर्स विल हेल्प यू टू फाइंड आउट व्हाट इज द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो सबसे पहले टेलर की थ्योरी में उन्होंने एनालिसिस किया कि दैट व्हाई द ऑर्गेनाइजेशनल फेल्योर के क्या क्या कारण हैं। सो उन्होंने तीन मेजर चीज को हाईलाइट किया कि देयर आर द थ्री मेजर प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज कॉल्ड इनिशिएटिव्स एंड द इंसेंटिव्स अप्रोच। व्हाट इज दिस इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव अप्रोच, इसको हम लोग कभी कभी लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी भी बोलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी, है ना। बहुत आसान भाषा में हम लोग इसको समझते हैं कि ये लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी क्या है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम सबका एक नेचुरल टेंडेंसी है, कि क्या नेचुरल टेंडेंसी है, कि हम लोग एक अपने जो फेल्योर्स है उसका ब्लेम किसी और पे डालना बड़ा आसान समझते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का कुछ टेम्परामेंट था, है ना। टेम्परामेंट फॉर व्हाट, कि दैट ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान से देखोगे तो देयर आर द टू मेजर कंपोनेंट्स, वन इज कॉल्ड द मैनेजर्स एंड अनदर इज कॉल्ड वर्कर्स, है ना, मैनेजर्स एंड द वर्कर्स। तो वर्कर्स और मैनेजर्स का ये टेम्परामेंट था कि दैट एक दूसरे को ब्लेम करते रहते थे। सो व्हाट इज दिस लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी, दैट इज कॉल्ड इनिशिएटिव्स एंड इंसेंटिव अप्रोच, कि मैनेजर्स एक चीज पे रेस्ट्रिक्ट किए हुए थे कि दैट आई हैव ओनली वन रोल टू गिव द डायरेक्शंस, है ना, मैंने गिव द इंस्ट्रक्शंस, है। द मैनेजर्स विल ओनली डिसाइड द मोनो मोटिवेशनल एस्पेक्ट, क्योंकि उस समय हायर एंड फायर पॉलिसी कुछ इस तरह से थी कि परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होते थे। क्या क्या नहीं होते थे, परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होते थे। तो परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होते थे तो वर्क जो प्रोडक्शन है वो भी कैसा था, लिमिटेड था कि अनलिमिटेड था, लिमिटेड प्रोडक्शन। अभी के समय में पर करियर सर्विस जैसा ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं होता था, राइट। तो मैनेजर्स एक टेम्परामेंट, एक दैट इज कॉल्ड, उनकी कॉस्मोलॉजी डेवलप कर लिए थे कि मेरा काम क्या है, सिर्फ मेरा इंस्ट्रक्शंस देना, दैट इज कॉल्ड जो रूल्स रेगुलेशंस बनाना, बाकी सब जिम्मेदारी किसकी है, वर्कर्स की। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट द वर्कर्स। वर्कर्स भी एक एटीट्यूड ऑफ माइंड डेवलप कर लिए थे कि दैट जो भी प्रॉब्लम्स है वो किसके चलते हैं, कि काम सभी हम लोग करते हैं बट मेजर प्रॉब्लम इन द साइड ऑफ द मैनेजर्स। सो दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस के दोनों ही इंटीग्रल कंपोनेंट है बट दोनों में सिम्बायोसिस या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम और इसके चलते क्या कॉम्प्रोमाइज होगा, दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंड द इनोवेशंस। रिसर्च एंड इनोवेशन जो कि बहुत जरूरी है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेंस। तो रिसर्च एंड इनोवेशन मिसिंग से new initiatives है, that's why he call it the lazy managers philosophy. So first problem क्या है, initiatives and incentives approach. What is this initiative approach? That is called lack of initiative as well as incentive, कि काम करने का मन ही नहीं है, because that is called incentive मतलब what? There would be new and new projects, new innovations, new techniques, new style of the doing work, तब आप incentivize होते हैं। So उस समय incentive का एक ही approach था, money, है ना, मनी मोटिवेशनल, मनी के अलावा और दैट इज कॉल्ड दे हैड टेकन द ह्यूमन बीइंग्स एज ए ग्रांटेड, क्योंकि टेलर वाज ए क्लासिकल थिंकर। आगे चलेंगे हम लोग डियर फ्रेंड्स, हम लोग समझेंगे कि क्लासिकल्स और ह्यूमनिस्टिक में क्या डिफरेंसेस है। सो क्लासिकल बेसिक टेकन द ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन कैरेक्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज ए ग्रांटेड। सो दैट्स व्हाई द ह्यूमन बीइंग्स आर नथिंग बट दे आर द रोबोटिक टूल्स, ऐसी बात है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी। सेकंड प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड मोस्ट वाइटल, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड जानबूझ के कम प्रोडक्शंस करना, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोल्डरिंग, कि जानबूझ के कम प्रोडक्शन करना, कम प्रोडक्शन करना। व्हाट, इसका क्या मतलब हुआ, क्यों कम प्रोडक्शन करना चाहते थे वर्कर्स, है ना, सभी काम करते। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस
लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि आज के जैसे इतने लीगल एंटिटी, लीगल कॉर्पोरेट, परमानेंट रिक्रूटमेंट, करियर सर्विस, इस तरह के अपॉइंटमेंट नहीं होते थे। उस समय जितना बड़ा टास्क, प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलती थी। इसका मतलब है कि आप जितना ज़्यादा दिन तक काम करेंगे आपको उतने दिन तक पैसे मिलेंगे। सिंपल बात है। सो देयर बाय कभी कभी जानबूझ के भी कम प्रोडक्शन किया जाता था कि काम जो है, जॉब है, वो ज़्यादा दिनों तक चले। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग, का मतलब द रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्शंस इन द वर्कड आउटपुट? रेस्ट्रिक्शंस इन वर्कड आउटपुट, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस इन द वर्कड आउटपुट। तो बच्चों समझ में आया कि सोल्डरिंग का क्या मतलब होगा? रेस्ट्रिक्शंस इन द वर्कड आउटपुट कि मतलब जानबूझ के काम कम करना, क्योंकि ज्यादा दिनों तक काम मिलेगा, ज्यादा दिनों तक हमें पैसे मिलेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग। उन्होंने और हाईलाइट किया कि ये जो समस्या है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शंस इन द वर्कड आउटपुट, ये प्राइमरीली दो तरह के होते हैं। एक है नेचुरल सोल्डरिंग एंड अनदर इज द सिस्टमेटिक सोल्डरिंग और सिस्टमिक सोल्डरिंग। सो नेचुरल सोल्डरिंग का मतलब कभी कभी जैसे हम सभी देखते हैं कि ऑल वी आर द एस्पिरेंट्स, सभी लोग, हम लोग एस्पिरेंट हैं, बट कुछ लोगों का एक नेचुरल कैरेक्टर होता है कि वो कभी माने उठ ही नहीं पाते हैं सुबह। तो दीज आर कॉल्ड इनेट कैरेक्टर। कभी बहुत जल्दी थक जाते हैं, है ना। सो दीज आर कॉल्ड द नेचुरल कैरेक्टर्स। सो देयर बाय बहुत सोएंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं। सो डेफिनेटली कुछ नेचुरल कैरेक्टर्स के चलते यदि आपका वर्कड आउटपुट, आपकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वी कॉल इट नेचुरल सोल्डरिंग। सो व्हाट इज दिस नेचुरल सोल्डरिंग? सो नेचुरल सोल्डरिंग इज व्हाट? ड्यू टू नेचुरल ट्रेड्स या ड्यू टू नेचुरल कैरेक्टर, है ना। जैसे फेटिगनेस, है ना, जैसे टायरसम, लो एनर्जी, है ना, बहुत ज्यादा सोना, इंसोम्निया, ऑल दीज आर व्हाट? नेचुरल कैरेक्टर। सो देयर इज कॉल्ड फर्स्ट प्रॉब्लम इज नेचुरल सोल्डरिंग। उन्होंने बोला कि नेचुरल सोल्डरिंग उतना बड़ा समस्या नहीं है। यू कैन परसुएसिव अप्रोच के थ्रू, कुछ आउटलाइन टारगेट के थ्रू, कुछ पनिशमेंट अप्रोच के थ्रू आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, देयर बाय वो कन्वर्ट हो सकते हैं। बट सबसे बड़ा समस्या क्या होता है? सिस्टमिक सोल्डरिंग। सिस्टमिक सोल्डरिंग, ये सिस्टमिक सोल्डरिंग में क्या डिस्कस करते हैं? सिस्टमिक सोल्डरिंग में समस्या है कि दैट इज कॉल्ड इवन यदि मैनेजर्स के पास भी फियर है और वर्कर्स के पास भी फियर है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिस्टमिक सोल्डरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टमिक सोल्डरिंग? कि दोनों ही कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं कि फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजर्स कुछ समस्या है, फ्रॉम द साइड ऑफ वर्कर्स देयर आर अनदर प्रॉब्लम्स। वर्कर के साथ क्या समस्या है? देयर इज कॉल्ड फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब। फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब, है ना। ये तो अभी डिस्कस किए कि फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब है। व्हाई? बिकॉज द रिक्रूटमेंट वाज नॉट परमानेंट रिक्रूटमेंट। सो इसका मतलब है कि दैट वर्कर हैव ए फियर कि दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क, द कंप्लीशन ऑफ दिस जॉब, आई वुड बी रिडंडेंट, आई वुड बी अनएम्प्लॉयड। सो देयर बाय दे वो सब वॉलेंटरली क्या करते थे ना, कम आउटपुट प्रोडक्शंस करते थे। तो दिस इज द वन साइड of the coin. Now let's understand another side of the coin. Another side of the coin from the manager side. Managers के साथ क्या समस्या था कि managers also have the fear of loss of performance. उनके साथ क्या समस्या था? Loss of performance. Fear of loss of performance. इसका क्या मतलब हुआ? Loss of performance का मतलब कि let's say you are a manager. Manager why? Because you are able to take the management decisions. You are able to take the important decision. और वो क्यों? क्योंकि आपके पास उसके according necessary equipment है ना। जैसे आप अभी शर्मा सदाना की किताब पढ़ना शुरू करें, शर्मा सदाना की किताब एक मोटी किताब है, उसी तरह से कोई भी पबैट की किताब पढ़ना शुरू करें। सो पबैट की किताब क्या एक बार पढ़ लेने से कंप्लीट हो जाएगा? नो, एवरी टाइम यू हैव टू डू द रिपीटेड रिवीजन, तभी आप उसमें रेलेवेंट रहेंगे। सो देर आर कि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या हो जाएंगे कुछ समय बाद? इरेलेवेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी इफिशियंसी कम हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाएगा, बिकॉज दिस पेपर रिक्वायर्स द रिपीटेड रिवीजन, तभी आपकी इफिशियंसी मेंटेन रहेगी। सेम एज यदि मैनेजर्स है तो मैनेजर्स यदि काम ही नहीं है तो चुपचाप आप बैठ के आप मैनेजमेंट टेक्निक्स को क्या करेंगे? याद थोड़ी कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सो देयर बाय मैनेजर्स के साइड में भी ये समस्या थी, देयर इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ परफॉर्मेंस। इसीलिए भी मैनेजर्स इस तरह का दैट इज कॉल्ड कम आउटपुट भी कभी करते थे एंड दैट इनिशिएटिव्स एंड इंसेंटिव अप्रोच को फॉलो करते थे। सो दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम। समझ थोड़ा बहुत समझ में आया कि फर्स्ट इट इज लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी, सेकंड इज द प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग। नाउ थर्ड द वाइटल प्रॉब्लम इज द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब लास्ट क्लास में भी बताए थे कि बिना किसी प्लानिंग का काम करना, दैट वी कॉल एड हॉक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब, एड हॉक वे ऑफ द डूइंग थिंग्स। बट इट्स फाइन कि जब आपके वर्क नेचर
सिंपल है। जब आपके वर्क एक्टिविटी लिमिटेड है तब आप एडहॉक वे में भी काम करेंगे तो पॉसिबली यू गेट सक्सेस। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आप सभी स्कूल डेज में किसी न किसी कल्चरल फेस्ट या किसी न किसी प्रोग्राम के पार्ट रहे होंगे। सो कल्चरल फेस्ट में कुछ लिमिटेड लोग, लिमिटेड फंक्शंस होंगे, तो देयर बाय यू कैन मैनेज, आप छोटी मोटी टीम बना के या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से उसको सक्सेसफुल कर लेंगे। बट लेट्स से यू बिकम ए द प्रोग्राम हेड कि आपको रिपब्लिक डे पैरेड न्यू दिल्ली पे ऑर्गेनाइज करना है जो इंडिया गेट पे होगा। सो कहने का मतलब है कि दैट इज कॉल्ड, वहां पर देयर वुड बी द गैदरिंग्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, है ना, डेलीगेट्स आएंगे, वीआईपी वीवीआईपी जाएंगे। सो यू कैन नॉट गो इन एड हॉक वे, otherwise the chances of going wrong would be very very high. So same as organizational activity, अभी के टाइम में let's take in PSUs जहाँ पर thousands of workers are employed, है ना, तो वहाँ पर you cannot go with an unplanned manner. So लेकिन टेलर ने क्या बोला कि दैट समस्या कहाँ पर है कि सारे लोगों का मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, रूल ऑफ थंब। लेकिन उन्होंने बोला कि ये रूल ऑफ थंब को किससे रिप्लेस करना है, दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, इट शुड बी रिप्लेस्ड विद साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेन उन्होंने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड लेजी मैनेजर्स फिलॉसफी। सेकंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ सोल्डरिंग। थर्ड प्रॉब्लम, देयर इज कॉल्ड रूल ऑफ थंब। नाउ उसके बेसिस पे उन्होंने अपने थ्योरी को डेवलप करना शुरू किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही डेवलप द प्रिंसिपल्स। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल, तो उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल्स में पहला काम क्या करें आप, दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ वर्क, है ना, दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ वर्क, मतलब द साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी। व्हाई, बिकॉज ही से कि दैट इन टुडेज टाइम all the activities are the complex activity, all the activities are the complex activity, all the organizations are the complex organizations, all the organizations कैसा है, these are the complex organizations. So thereby आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को लेमेनस वे में नहीं करें, है ना, यू कैन नॉट अंडरटेक द टास्क इन ए लेमेनस वे, माने लेमैन की तरह आप काम नहीं करें। तो क्या अप्रोच होना चाहिए, योर अप्रोच इट शुड बी प्रोएक्टिव, योर अप्रोच शुड बी एडवांस, योर अप्रोच शुड बी स्ट्रैटेजिक। तो इसके लिए उस जॉब को काम करने के पहले सबसे पहले उसको स्टडी करें, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं, कितना डिटेल्ड स्टडी चाहिए, कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितना टाइम चाहिए, ऑल एस्पेक्ट यू स्टडी वन बाय वन। So this is called science of work, मतलब develop the attitude to develop the holistic the aspect of any of the job, because job is what, complex in the nature, right? This is called science of work. Let's take an example, है ना, all you guys started doing the preparation for the civil service examination. आपने डिसाइड किया कि let's say 2025 में हमें प्रीलिम्स बैठना है। तो जब 2025 में आप प्रीलिम्स बैठे तो क्या आप जैसे तैसे तैयारी करके बैठोगे तो क्या चांसेस हो जाएगा सिलेक्शन का ज़्यादा, पॉसिबली नो। सो आप जब पढ़ना शुरू किए तो आप देखते हैं कि सिलेबस इटसेल्फ इज वेरी साइंटिफिक, द जनरल स्टडीज पेपर आर वेरी साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको सारे जनरल स्टडीज के पेपर में इक्वली कमांड और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में कमांड होना चाहिए, देन एंड देन यू कैन आउट परफॉर्म द प्रोसेस, है ना। दिस इज द थिंग। सो फर्स्ट प्रिंसिपल ही से कि दैट डेवलप द साइंस ऑफ वर्क, दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड, द साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द वर्कमैन, दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट। एंड आफ्टर दैट सिर्फ साइंस ऑफ वर्क डिसाइड करने से नहीं होता है, देन यू डेवलप व्हाट, दैट इज कॉल्ड वी फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब कि दैट कोई भी इनबॉर्न जीनियस या इनबॉर्न ट्रेंड नहीं होता है। सो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेलेवेंट टू द जॉब यू डेवलप द ट्रेनिंग स्टाइल्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे फोकस करें। जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बाद वन डे यू बिकम ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कैपेबिलिटीज चाहिए, उसी के लिए ये प्रोसेस आपका क्या है, इतना माने यू कैन कॉल द कॉम्प्लेक्स, आपका जो प्रोसेस है ये इतना स्टेजेज में बना हुआ है। सो देयर शैल बी ए साइंटिफिक सिलेक्शन, उसके बाद आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, सो दैट यू वुड बी डेवलप एज ए व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स, राइट। तो सेकंड, फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्कमैन, राइट। थर्ड इज देयर शैल बी कमिंग टुगेदर ऑफ द साइंस ऑफ वर्क एंड द वर्कमैन। इसका क्या मतलब हुआ कि दैट आपने साइंस ऑफ वर्क डिफाइन करा,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस करा, एंड दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, तभी ना आप यू हैव लेट्स से मेक ए प्लान एंड फिर आप भी तैयार हैं, देन दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए, प्लस प्लस रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड कोहेरेंसी होना चाहिए, एंड एट लास्ट इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजर। वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में कैसा होना चाहिए, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। दैट्स व्हाई ही से कि देयर शैल बी रिफॉर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स और मैनेजर्स एक दूसरे के ऊपर में ब्लेम ना करें, अदरवाइज देयर एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल वुड बी कॉम्प्रोमाइज। दीज आर द प्रिंसिपल ऑन विच ही से कि द मैनेजमेंट शुड बी देयर। ना उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप करा। सो उनके थ्योरी के कंपोनेंट्स को यदि स्टडी करें, सो देयर आर द थ्री कंपोनेंट, टाइम एंड मोशन स्टडी, सेकंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, थर्ड इज द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शनल फोरमैन। नाउ टाइम एंड मोशन स्टडी ही से कि दैट जॉब शुड बी रेलेवेंट टू टाइम, हर टाइम के साथ जॉब रेलेवेंट होता है। सो कंप्लीशन विद इन द टाइम मेक्स द जॉब रेलेवेंट और इरेलेवेंट, है ना। जैसे आप आउट ऑफ पूरे एस्पिरेशन तैयारी शुरू करते हैं, आपको जो तैयारी करना है दैट इज कॉल्ड प्रीलिम्स 2025 के पहले तैयारी करना है, लेकिन 2025 के बाद आप लेट से अगस्त 2025 तक अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं, तो दिस ईयर के लिए आपका एफर्ट क्या हो गया, इरेलेवेंट हो गया ना। सो देर बाद जो भी तैयारी करनी है आपको प्रोएक्टिवली पहले करना होगा। सो ही से टाइम एंड मोशन स्टडी, तो साइंटिफिक वर्क करने के पहले आप एक एक कंपोनेंट को स्टडी करो कि GS1 है तो आइडियली कितना समय लगेगा, GS2 है तो आइडियली कितना समय लगेगा, और उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल टाइम को आप डिवाइड करो, तभी आप एक प्रैग्मेटिक वे में, प्रैक्टिकल वे में कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वही एडहॉक वे में ऑफ डूइंग थिंग्स हो जाएगा। सो फर्स्ट इज टाइम एंड मोशन स्टडी, मतलब एवरी जॉब इज रेलेवेंट टू टाइम। सेकंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अब मोटिवेशन भी तो चाहिए। सो मोटिवेशन के लिए ही से कि दैट देयर शैल बी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ही से कि द वर्कर्स उस टाइम पे कैसे हैं, दैट इज कॉल्ड मोनो मोटिवेशनल, दैट इज वर्कर इज मोनो मोटिवेशन, और मोटिवेशंस का एक ही बेसिस है कि दैट इज द मनी, राइट। बट इसे कि दैट इज कॉल्ड वेज पेमेंट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज द पेमेंट सिस्टम नेम, दैट इज कॉल्ड वेज पेमेंट सिस्टम, एंड इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसे कि दैट लेट से देयर की वर्कर एक्ट्स और वो अपना टाइम से वर्क को कंप्लीट करता है, तो ही से कि ही वुड बी एंटाइटल फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे। उन्होंने दो तरह के पे की बात करी, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे एंड दूसरा क्या है, ऑर्डिनरी पे। कि यदि देयर इज पर्सन वाई जो अपने टाइम को एक्सेस ऑफ टाइम वो कंप्लीट करता है, देन वो क्या होगा, नॉर्मल पेमेंट का हकदार होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पे। सो ही डिस्कस अबाउट द टू टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम, है ना, मोटिवेट करने के लिए। लेट्स से यू टॉप्ड इन एन एग्जामिनेशन, आपको एक पेन गिफ्ट में मिलता है, सो डेफिनेटली यू वुड बी मोर एंड मोर मोटिवेटेड। सो उन्होंने यूज करा कि दैट इज कॉल्ड एक वेज पेमेंट सिस्टम, जिसमें कि हम लोग ग्रुप पेमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, किस पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल पेमेंट पे फोकस करेंगे, इंडिविजुअल पेमेंट। एंड जो पेमेंट होगा वो कैसा होगा, ऑर्डिनरी पेमेंट एज वेल एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेमेंट का मतलब इफ यू कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द टाइम or within the time, then you would be entitled for extraordinary pay. Second, if you exceed the time, then you would be normal payment का हकदार होंगे। At the same time, ये सारे लोग under the supervision of a manager काम करेगा, they're called group leader. So यदि group leader ये इंश्योर करता है कि उसके टीम के सारे मेंबर्स within the time काम कंप्लीट करते हैं, so thereby he would be entitled for a bonus, है ना। सो इस तरह से क्या है कि एक होलिस्टिक, एक मोटिवेटेड, एक अच्छे इकोसिस्टम की बात करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ आगे बढ़े, कंसेप्ट ऑफ द फंक्शनल फोरमैनशिप। उन्होंने उस समय के जो एक्सेप्टेड थिंकर्स थे उसके थोड़ा डिफरेंट जाके अपने थ्योरी को पुट फॉरवर्ड किया। उनका थ्योरी क्या था, ऑल ही द कॉन्टेम्पररी थिंकर्स, उन्होंने क्या बोला कि देयर शैल बी व्हाट, सेंट्रलाइजेशन। उनका फोकस क्या था, प्रिंसिपल कि सेंट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन ए पोजीशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड केंद्रीयकरण। वी कॉल इट केंद्रीयकरण। सो केंद्रीयकरण क्या है, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। This is called the concentration of powers in a position or in a group of people, that is called centralization. The classicals का predominant principles था, but Taylor से कि no, उन्होंने एक concept introduce किया that is called functional foremanship. What did they mean by functional foremanship? कि look at
कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशंस एंड एट द टॉप देयर आर द मैनेजर्स एंड एट द बॉटम देयर आर द वर्कर्स, जिसको आप लोग अभी पढ़े थे कि सॉफ्ट फ्लोर लेवल्स। उन्होंने बोला कि दैट देयर शैल बी इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सुपरविजन, जिसको उन्होंने बोला फोरमैन। उन्होंने क्या बोला? द फोरमैन। सो ही से कि दैट देयर शैल बी इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सुपरविजन दैट इज कॉल्ड फोरमैन। तो उन्होंने बोला कि दैट अभी के टाइम में जो जॉब है इट बिकम्स ए कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। जॉब इज मल्टी डायमेंशनल इन द कैरेक्टर, जॉब इज मल्टी डायमेंशनल इन द कैरेक्टर। सो देयर बाय एक इंडिविजुअल वन सुपरविजन सारे वर्कर्स को सुपरवाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां पर एक चीज और नोटिस करेंगे, उस समय का एक प्रिडोमिनेंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन था जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, what we call the unity of command. So what do you mean by unity of command? Unity of command, simple thing is there, that is called one subordinate will get command from only one superordinate. This is called unity of command, है ना? This is called आर्मी प्रिंसिपल, कि एक सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही सुपरऑर्डिनेट से कमांड रिसीव करेगा, we call it unity of command. But Taylor said no, he differed. He said कि the job are multi-dimensional, multitasking, multi-character. So how could we say कि that एक single managers सारे dimension को cover कर पाएगा? So he say कि no, there shall be domain specific supervisors, और उन्होंने foreman को concept को introduce किया. He say for a job 8 फोरमैन्स आर रिक्वायर्ड। किसी भी जॉब के लिए कितने फोरमैन चाहिए? उन्होंने कहा कि 8 फोरमैन्स, और उन्होंने फर्दर डिस्कस किया कि दैट इज कॉल्ड 4 फोरमैन जो होंगे दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, एंड देयर वुड बी द 4 दैट वुड बी द एग्जीक्यूशन फोरमैन। सो नाउ लेट्स टॉक फर्दर कि जो टेलर ने प्लानिंग फोरमैन की बात करी, तो प्लानिंग फोरमैन्स को आप कैसे याद रख सकते हैं? विद दिस ट्रिक दैट इज RITS, RITS, दैट इज रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क, टाइम क्लर्क एंड द सब डिसिप्लिनारियन। ये 4 प्लानिंग फोरमैन्स थे। एंड देन एग्जीक्यूशन फोरमैन में 4, दैट इज द GSIR, है ना? दैट इज द GSIR दैट रेफर्स टू दैट इज कॉल्ड गैंग बॉस, स्पीड बॉस, inspection boss and the repair boss. So in this way he discussed about that there are 8 types of the functional foreman. The functional foreman would be what? That is called domain specialist होंगे. They would be the specialist and expert in their field. So thereby they can supervise the multiple dimensions associated with a job. Now all these aspect of the principles, the revolutions and all these, उसके लिए उन्होंने बोला कि there shall be need for mental revolution. What is this mental revolution is all about? So this is called crux of the Taylor's theory or Taylorian philosophy. The mental revolution refers to the state of mind. It refers to the state of mind or the state of attitude. What do you mean by state of mind? कि भाई साहब जो भी आपको करना है, that is called within the organizations, there is called managers and the workers, सभी एक दूसरे के ऊपर में ब्लेम करते हैं. वाई? बिकॉज उन सब का फोकस क्या है? दैट इज जीरो सम गेन. आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि दैट इनिशियली लेट्स से यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी रेफर्स टू लेट्स से साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो 100 रुपीज़ है. सीट का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपीज़ में यदि आप नज़र गड़ाए हुए हैं कि मेरा क्या शेयर है, वर्कर का शेयर है, तो हमेशा क्या होगा? एक कॉन्फ्लिक्ट होगा. बट द टेलर सजेस्टेड नो कि देयर शैल बी ए मेंटल रिवॉल्यूशन, कि आप माइंड को इस तरह से फ्लेक्सिबल बनाए. यू शुड फोकस ऑन वेरिएबल सम गेन. वेरिएबल सम गेन का मतलब इंक्रीज द साइज ऑफ यूटिलिटी, इंक्रीज द साइज ऑफ यूटिलिटी, इंक्रीज द साइज ऑफ यूटिलिटी. व्हाट डज इट मीन? कि आप 100 रुपीज़ की जगह आप साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ प्रॉफिट का यदि आप 10,000 इस पे फोकस करें तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो शेयर है वो ज़्यादा होगा और आपके जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल्ड होंगे. So thereby the principle of जो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन, द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें सजेस्टिबल है एंड ऑल थिंग्स वुड बी एम्प्लॉयड एंड इम्प्लीमेंटेड व्हेन देयर इज द मेंटल रिवॉल्यूशन. दैट्स व्हाई द मेंटल रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड crux of the Taylor's principle. He say it is the crux of the Taylor's philosophy that standardization, all the that is the rule of thumb should be replaced with the science of administration. This is possible when there is mental revolutions. as समझ में simple से example है. So what do you mean by mental revolutions? The mental revolution refers to the attitude, it refers to the attitude of mind of both the workers and the managers, both the workers
and the managers to shift its focus from what that is called zero sum gain to variable sum gain, from zero sum gain to variable sum gain. समझ में आया? जीरो सम गेन टू वेरिएबल सम गेन का क्या मतलब होता है? दैट इज कॉल्ड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द कांस्टेंट यूटिलिटी देयर शैल बी फोकस ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द यूटिलिटी, जिसका मतलब है प्रॉफिट वुड बी मोर, दैट शेयर वुड बी मोर, सो योर बेसिक नीड्स वुड बी सेटिस्फाइड, राइट? तो हमने आज अपने इस लेक्चर में दैट एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में हमने बातें करी, टेलर्स फिलॉसफी के बारे में चर्चा करा, एंड टेलर्स फिलॉसफी बेसिकली फोकस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डूइंग थिंग्स. Whenever the task which is complex in the nature, the task which is variable in the nature, organizational size which is large complex entity in nature, so that's why your approach should be standardized. Your approach should not be ad hoc, जिसको कि rule of thumb बोला जाता है, it should not be ad hoc. So that's why he finally suggested and discussed and अपने theory को build up करा कि how the science of administration to be achieved. He suggested the principle that is called time and motion study. There shall be differential piece rate system and there shall be concept of functional foremanship. Before to conclude, let's share one more thing. कि द टेलर वाज द थिंकर जिन्होंने अपने एक ही ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट थ्योरी में बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया. लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ ही डिस्कस दिस, कि दैट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों को ही उन्होंने डिस्कस किया. कैसे? जब आप द मैनेजर एंड द फंक्शनल फोरमैन को देखें तो आपने क्या देखा कि मैनेजर हैज ट्रांसफर्ड सम ऑफ द पावर टू द फंक्शनल फोरमैन. तो यहां आपको क्या मिलता है? दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो बच्चों? दैट इज कॉल्ड विकेंद्रीकरण. नाउ जब आप द फंक्शनल फोरमैन एंड द वर्कर्स इस लेयर को देखते हैं तो हियर यू विल फाइंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द फंक्शनल फोरमैन. तो हियर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन. तो हो सकता है ये सारे कुछ बड़े बड़े टर्म्स हैं जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे क्लासेस चलेंगी आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा. सेंट्रलाइजेशन क्या है? जब डिसीजन टेकिंग पावर कुछ लोगों तक या एक ही लोगों तक सीमित रहे, ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन ए पोजीशन, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू व्हेन दैट पावर इज ट्रांसफर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. चलते चलते एक और प्रिंसिपल यहां बता ही देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी. व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी? यूपीएससी हास्ट कि जो हमारा क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भारत में है वो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी पे बेस्ड है क्या? सो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी? द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी ये ऐसा समझो कि दैट इज कॉल्ड कि राइट टाइप ऑफ पावर्स, authority and responsibility should be given to the right position. इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि that is called appropriate powers plus authority should be given to the right position in the right proportion. ठीक है, जैसे नेशनल लेवल के सब्जेक्ट है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट रीजनल लेवल के सब्जेक्ट है तो इसको स्टेट गवर्नमेंट, जैसे पंचायत लेवल के सब्जेक्ट है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम लोग एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बेटर मैनेज नहीं होगा. ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा तो बेहतर मैनेज होगा, बिकॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द नेसेसरी कैपेबिलिटी टू मैनेज एंड टू हैंडल दिस सब्जेक्ट. इसका मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी टॉक्स अबाउट कि प्रोपोर्शनेट लेवल पे, एप्रोप्रिएट लेवल पे जितना प्रोपोर्शनेट पावर एंड अथॉरिटी चाहिए उतना उसको दिया जाना चाहिए. दैट इज द प्रोपोर्शनेट एंड एप्रोप्रिएट पावर एंड अथॉरिटी शुड बी गिवन टू द राइट पोजीशंस, टू द एप्रोप्रिएट पोजीशंस. So this is called principle of subsidiarity. So let's conclude the Taylor's theory. The Taylor's theory, he was regarded as the father of scientific management movement because the Taylor's philosophy was very impactful. It was so impactful that entire American reform system, इवन फार ईस्ट जापान एंड रसिया तक की इकोनॉमी के जो रिफॉर्म के टाइम में उसको इम्पैक्ट करता है. इवन द टेलर्स फिलोसफी वाज सच दैट कि 9 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में उसको भी मैंने कॉपी किया गया था, छापा गया था. सो इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल. And even after this, it was the beginning of the scientific approach, you can call it, and that's why Taylor's philosophy is a very, very important. So this is all about the today's class, and in the next lecture, we will take up the Henry Fayol. Henry Fayol was also one of the prominent thinker
and he was regarded as the father of the scientific management movement. So all this discussed in the next class. So till then, take care. Goodbye. Jai Hind, Jai Bharat.